गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 42 और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर और जानते हैं इसको करने का सही तरीका। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी लगेगा तुम लोग को, बट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बातें दी हुई है और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जिसमें से पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं K,3। हमें इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसके बारे में मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, मतलब परपेंडिकुलर भी बनाएगी और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करके हमें ये बताया गया है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम फाइंड आउट करोगे, से OM इज दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका y इंटरसेप्ट तुमको दे रखा है -4 और बदले में k की पॉसिबल वैल्यू जो कि तुम्हें यहां देखने को मिल रही है, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो k है उसकी वैल्यू निकालने के लिए एग्जामिनर कह रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्लोप ऑफ दिस PQ फाइंड आउट कर लो, जिसके लिए y2 - y1 3 - 4 अपॉन x2 - x1 दैट इज k-1। तो ये आ गया तुम्हारा -1 अपॉन k-1। तो इससे साफ पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OM, उसका स्लोप होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दोनों लाइंस के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है ये k-1 होगा तभी पॉसिबल है। अब इसके बाद तुम्हें एटलीस्ट वो पॉइंट पता होना चाहिए जिससे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा सके। तो उसके लिए तुम मिड पॉइंट निकाल सकते हो। इस M पॉइंट को निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, तो ये बन जाएगा k+1/2 और ये बन जाएगा 7/2। अब तुम जा सकते हो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी वी हैव अ पॉइंट एंड वी हैव द स्लोप। तो y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इन पॉइंट्स को बना लेते हैं x1 y1 और स्लोप तो तुम्हारे पास है ही इसका। तो अब फाइनली क्या हो गया, y - 7/2 इज इक्वल्स टू k-1 इंटू x माइनस, यहां पे एक और ब्रैकेट बना लो, k+1 अपॉन में 2। अब तुमको क्या करना है, इसको लिखना है इस फॉर्म में ताकि तुम इसका y इंटरसेप्ट देख सको, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर में x/a + y/b इक्वल्स टू 1 में इस वैल्यू को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है -4 है। तो कन्वर्स करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको यहां ले आओ। जैसे -7/2 है, वहां से वो आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो k² - 1/2। दैट मीन्स इन टोटल आ गया k² - 8/2। इधर यहां पे k-1 इंटू एक्स और इधर से ये जाएगा तो बन जाएगा -y। अब टोटल इक्वेशन जो आया है मेरे पास में वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब मुझे तो यहां 1 लाना है, तो k² - 8/2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, x अपॉन k² - 8/2 इंटू k-1 प्लस y अपॉन k² - 8/2 इज इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे इक्वेशन में जो y इंटरसेप्ट है वो b है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में -4 के इक्वल। तो हम लोग ये वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे -4 के साथ, और जैसे ही ये करेंगे तो ये बन जाएगा k² - 8 इज इक्वल्स टू k² - 8/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें एक चीज तुम्हें और करनी पड़ेगी, प्लस का मैंने माइनस किया है, यहाँ पे माइनस था उसको प्लस किया है, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो, इसको प्लस कर दो। तो k² - 8 इज इक्वल्स टू 8, तो k² की वैल्यू हो गई 16 और k दो वैल्यू ले सकता है +-4। अब हमारे पास में आंसर में दिया हुआ है 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज, तो हम लोग यहाँ पे -4 टिक कर लेंगे। इस स्टेप को ध्यान से देखना, k² - 8/2 मैंने लिखा तो था, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन था जिसको मैंने यहाँ प्लस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि k² - 8/2 को चेंज करना पड़ता, बट मैंने क्या किया, उसके बदले में जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसको आगे वो माइनस चेंज कर दिया प्लस लगा के। तो थोड़ा सा लेंथी है बट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ही बोलता है तो ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही ये। सर्कल के सेंटर के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अब इतना कंफर्म है कि जो भी सेंटर होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने वाला है, और इसका रेडियस भी इसी सेंटर के इक्वल होगा। तो मैंने दोनों को ए ले लिया। अब इस ए तक पहुंचने के लिए, सेंटर तक पहुंचने के लिए, रेडियस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास में एक इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारा जो भी ये सर्कल है, ये इस लाइन को, अब ये जो भी लाइन है ये ऐसे करके जाने वाली है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर है ये लाइन। और इक्वेशन क्या दे रखा है, x/3 + y/4 इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा रेडियस होगा। तो हम लोग सेंटर ए लेट कर चुके हैं, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये इसको एक पॉइंट में टच करता हुआ जा रहा है। तो ये डी का भी काम करेगा, रेडियस का भी काम करेगा, ए का भी काम करेगा। तो ये हो जाएगा 4a + 3a - 12 का मॉडुलस अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू ए। तो यहां से आ गया 7a - 12a इज इक्वल्स टू 5a। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एक हो सकता है 7a - 12 इज इक्वल्स टू -5a। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले तो ये वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहां से आ जाएगा 12a = 12, दैट मीन्स a = 1। अब अगर मैं a को 1 मान के इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखता हूं तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर है जो इसको बैलेंस कर पाएगा, तो इसको काट देते हैं क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरी वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। यहां से आएगा 2a = 12, मतलब a की वैल्यू हो गई 6। अब तुम्हारा जो दूसरा सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो होगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। आई थिंक ये इक्वेशन मुझे देखने को यहां मिल रहा है। ये देखो यहां पे है ये इक्वेशन। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। x² + y² -12x - 12y, यहां से एक 36 आएगा, यहां से एक 36 आएगा, और एक 36 यहां बैठा हुआ है, तो एक 36 को उड़ा देंगे, और ये आ गया तुम्हारा आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा। इसमें तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताया गया है। कई बार मैं बता चुका हूं, 1 + ओमेगा पूरे के पावर में 7 को इक्वेट किया हुआ है a + b ओमेगा के साथ। तुम्हें यह पता होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू जो कि यहां पे अभी यूज होने वाली है वो होती है -1 + √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर वो होता है -1 - √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है, एंड वी ऑल नो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन रन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 + ओमेगा को रिप्लेस करूंगा -ओमेगा स्क्वायर से के पावर में 7 -ओमेगा 14 और फाइनली -ओमेगा स्क्वायर। अब -ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग वहां से देखें तो होता है -1 - √3 आयोटा बाई 2। तो मतलब खुलने के बाद ये फाइनली तुमको देगा 1/2 + √3/2 आयोटा। अब आते हैं इनकी वैल्यूज को। a + b लिखा, ओमेगा की वैल्यू है अपने पास -1 + √3 आयोटा बाई 2। अब अगर मैं ये ब्रैकेट खोलता हूं तो मेरे पास में जो रियल पार्ट रहेगा वो बन जाएगा a - b/2, ये रियल पार्ट हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बन जाएगा √3/2b आयोटा। अब मैं अपने रियल पार्ट को यहां से रियल पार्ट के साथ कंपेयर करता हूं, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो इसके साथ इक्वेट करेंगे तो a - b/2 की वैल्यू इक्वेट हो गई 1/2 के साथ, और b/2 की वैल्यू b/2 √3 की वैल्यू ये इक्वेट होगी √3/2 के साथ। तो यहां से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा √3 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, मतलब b की वैल्यू आ गई है 1। अब b की वैल्यू जैसे ही मिली इसको यहां पुट कर दो, तो a - 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो अगले ही स्टेप में a भी 1 हो जाएगा। तो आंसर में देखो a और b दोनों 1 कहां पे है, तो वो c ऑप्शन में है, तो c ऑप्शन विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि स्प्लिटिंग करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। सीरीज तो पकड़ में आ जाएगी कि ये सीरीज तुम्हारा एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 का है, और तुमको एसएन भी दे रखा है दैट इज 60100।
बदले में वो तुमको बोलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। ठीक है, कैलकुलेशन अगर संभाल लोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं। हम सबको पता है कि एसएन का फॉर्मूला होता है एपी के अंदर में n/2 प्लस 2a माइनस एसएन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें से ए डी एसएन सब दिया ही हुआ है हमें। तो यहाँ पे लिख लो 60100। एन तुम्हें अभी फाइंड आउट करना है, ए तुम्हारा 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस तुमने देख ही लिया है 3 है। यहां पे ये बन जाएगा 120200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अंदर ही अंदर खोल लो तो 4 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। तो टोटल आंसर आ गया यहां से 3n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n इज इक्वल्स टू 120200। टोटल इक्वेशन 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120200। अब इसकी स्प्लिटिंग बस सोचनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 120200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360600 आ गया। इसको तोड़ना स्टार्ट कर दो, 180 300 90 150 45075, 3 से काटते हैं 15025, 5 से काट लो 3005 और फिर 5 से काट लो 601। यहां पे गाड़ी रुक जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 375 इंटू 8 600। तो फैक्टर्स तुम्हारे बन गए 601 और 600। अब इसकी स्प्लिटिंग में जाते हैं, 3n स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा सा यहीं पे सोचना स्टार्ट कर दो। अगर तुम 601n माइनस 600n लिखते हो बात बन जाएगी, लेकिन पेयरिंग भी कर लो उसी के हिसाब से, इन दोनों को साथ में रख लो। तो 3n स्क्वायर माइनस 600n को एक साथ कर दिया और 601n माइनस 120200 को एक साथ कर लिया। यहां से तुम आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। कॉमन लेने के बाद यू विल बी गेटिंग n माइनस 200 इनसाइड द ब्रैकेट। इसी को 0 के इक्वल करो, n की वैल्यू हो गई 200। या एक काम और कर सकते थे, इतना ना करके इसी स्टेप में यहां पे n की जगह 200 रख देते। अगर 200 रखोगे तो ये 200 इंटू 3 600 प्लस 1 601, ये यहीं पे बैलेंस हो सकता था। बट ये यूजुअली हम लोग कर नहीं पाते हैं। एग्जाम सेंटर में क्या होता है, पैनिक डाउन होते हैं, इस तरह के इक्वेशन बना लेते हैं। बट ध्यान रखना, एन निकालने वाले किसी भी क्वेश्चन में तुम इस स्टेप के बाद ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये ट्रिक हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर में मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई है और थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स को लेके एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि तुम्हें विजिबल है यहां पे। बस एक काम करो, इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज को लिख लो। ए हो गया 1, बी हो गया 3 माइनस लैम्डा और सी हो गया माइनस लैम्डा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम। उसके लिए तुमको पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये भी हमें पता है कि रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो उनका सम होता है माइनस बी बाई ए और उनका प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रोडक्ट हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। अब इनको उठा के सीधा यहां पे पुट कर दो, तो ये बन गया लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस लैम्डा। अब इसको खोलो एक बार, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा। तो टोटल क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, वो ये पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए तुम डेरिवेटिव कर लो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहां से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी अगले स्टेप में वो 2 होगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें और कुछ ज्यादा नहीं था, बस वो फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सही से लगाना था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर तुम लैंग्वेज को समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन तुमको पेपर में देखने को मिलेंगे। 22 प्लेयर्स में से तुम्हें 11 प्लेयर की टीम बनानी है, मतलब क्रिकेट टीम बनानी है। 22 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बट लेना हमें पता है कि 11 प्लेयर्स से बनता है क्रिकेट टीम। उनमें इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम ऑलवेज एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम ऑलवेज, मतलब ये तय है कि 2 प्लेयर्स तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे हमेशा, और 4 प्लेयर को उसने कंसीडर नहीं करना है। तो अब तुम्हारे लिए ये चीज तय हो गई है कि 6 प्लेयर्स पहले ही तुमको हटा के चलने हैं। ये 2 प्लेयर्स किस लिए हटे, क्योंकि इनको तो लेना ही लेना है। और ये 4 प्लेयर क्यों लेने हैं, किनको इनको लेना ही नहीं है।
तो तुम्हारा सिलेक्शन कितने में से होगा, तो 16 में से होगा। अब 16 में से अगर तुमने 2 प्लेयर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, 11 में से 2 प्लेयर्स तुमने डन कर दिए हैं, ये तो होने ही होने, तो जो सिलेक्शन होगा वो बाकी 9 प्लेयर्स के लिए होगा, और कितने में से होगा, 16 में से होगा। तो आंसर होगा 16C9, दैट मींस करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन था, वो मैंने क्लास में बता दिया था तुम लोग को कि देयर इज नो y वेक्टर, क्योंकि तुमको फाइनली फाइंड करना है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर माइनस z वेक्टर, तो यहां पे y के जगह z कर देंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x वेक्टर और z वेक्टर दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, दैट मींस इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है। इनके बीच का एंगल दिया हुआ है पाई, और हमें क्या करना है, पहले तो x वेक्टर माइनस z वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हुए हैं, तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है स्क्वायरिंग मार दो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2x वेक्टर z वेक्टर और इनके बीच का एंगल, जो कि इस क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है। बाकी ये दोनों तो यूनिट वेक्टर हैं, तो 1 + 1। अब ये प्लस मैंने क्यों डाल दिया, क्योंकि कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, तो प्लस हो गया माइनस की वजह से 2 × 1 × 1, टोटल वैल्यू आ गई 4। मतलब x माइनस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया है 4, और हमें चाहिए सिर्फ इतना का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 यहां डालते हो तो ये बन गया हाफ × 2, दैट मींस करेक्ट आंसर इज 1। सीधा सीधा अवेलेबल है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन उसने दे रखी है, लेकिन वो a के टर्म्स में दे रखी है, 2ax - 3ay + 4az + 6 = 0। और ये प्लेन क्या कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 2 स्पेयर्स। तो पहले इस पर्टिकुलर स्पेयर का सेंटर निकाल लो, C1 आधा करना है, साइन चेंज करना है, तो -3 4 एंड 1, ये हो गया पहले वाले का सेंटर। सोचो कि ये तुम्हारा स्पेयर है, ये है तुम्हारा सेंटर 1। अब इसी तरह से एक दूसरा स्पेयर है, उसका भी सेंटर है, सेंटर 2 ले लेंगे, आधा करना है, साइन चेंज करना है, तो ये इसका सेंटर हो गया तुम्हारा C2 इज, आधा करना है, साइन चेंज करना है, 5 -2 1। अब तुम्हारा प्लेन क्या है, इनके मिड पॉइंट के ऊपर से होके गुजरता है, तो मिड पॉइंट निकाल लो और सीधा उठा के यहां XYZ के जगह डाल देंगे। तो मिड पॉइंट क्या आ रहा है, C1 और C2 का मिड पॉइंट ऑफ बोथ द सेंटर्स, मान लेते हैं उसको M, तो ये बन गया 1 1 और 1। कैसे कर रहे हैं, -3 + 5/2 1 होता है, 4 - 2/2 1 होता है, 1 + 1/2 1 1। अब इनको यहां पुट करो तो 2a - 3a + 4a, ये तुम पुट कर रहे हो x y और z के जगह में, +6 = 0। अब टोटल आंसर आ गया 3a + 6 = 0, जो कि नेक्स्ट स्टेप में तुमको a की वैल्यू दे देगा, और वो वैल्यू आ रही है -2 के इक्वल, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। आई थिंक ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन, यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, नन ऑफ दिस हमेशा ऑप्शन होता है, क्योंकि तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर f(x) फंक्शन की वैल्यू है x² - 3x, तो वो पॉइंट्स बताओ जहां पे f' fx के इक्वल होगा। तो f' इसका बहुत ही सिंपली तुम निकाल सकते हो, 2x - 3, और इसको fx के इक्वल अगर करते हैं तो अगले ही स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देगा, जो कि होगा x² - 5x + 3। इसके तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो x कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, सीधा आंसर मानेंगे D, नन ऑफ दिस, क्योंकि अगर इसका कोई वैल्यू आया भी x का तो वो इमेजिनरी या इरेशनल होगा, इनमें से तो नहीं होने वाला। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लिमिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था, और ये भी उसी पे बेस्ड होके है कि अगर तुम्हारे पास में लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है और ऊपर और नीचे रखे हुए पॉलिनोमियल्स की डिग्री को अगर हम लोग सेम कर रहे हैं या देख रहे हैं कि दोनों की डिग्री सेम है, तो वी हैव टू जस्ट राइट द आंसर एज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द डिनोमिनेटर। अब ये बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर ब्रैकेट से जो मैक्सिमम एक्स का पावर तुमको मिलेगा, जैसे इस ब्रैकेट की अगर बात करें तो यहां से एक्स की पावर 10 मिलेगा, यहां से भी एक्स की पावर 10 मिलेगा, और ऐसे करते 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 तुमको 100 टाइम्स एक्स की पावर 10 मिलेगा, अलॉन्ग विथ अदर टर्म्स भी होंगे, लेकिन उनमें एक्स का जो पावर होगा वो 10 से तो छोटा ही होगा। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर में
हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 100 x की पावर 10, और डिनोमिनेटर में अगर देख रहे हैं तो ये सिर्फ x की पावर 10 है प्लस अदर टर्म क्या है 10 की पावर 10। तो हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो हम सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को ले लेते हैं एज इट इज। तो ऊपर वाले से 100, नीचे वाले से 1, तो आंसर हो गया 100/1। दैट मींस करेक्ट आंसर इज 100। डी ऑप्शन को टिक मारेंगे एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस पेपर डिस्कशन। आज का ये पेपर कल के पेपर के कंपैरिजन में काफी इजी था और इस वजह से कुछ बच्चों के मैं बोलूंगा स्कोर्स काफी अच्छे आए हैं, बट देन स्टिल देयर आर सम फेलोज जिनके स्कोर्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो डू वॉच द सॉल्यूशन केयरफुली और फिर अपने आप की गलती को फाइंड आउट करो सो दैट कल के पेपर में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। आई होप इतना आज के लिए काफी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।